जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों पीएम केपी शर्मा ओली ने दे दिया इस्तीफा, देश छोड़कर भाग गए। जी हां, एकदम हूबहू बांग्लादेश की तरह सीन हुआ क्रिएट। प्राइवेट प्लेन से केपी शर्मा ओली ने छोड़ दिया नेपाल। दोस्तों बाकी नेता देश ना छोड़ दे, इसके लिए काठमांडू एयरपोर्ट को पूरे तरीके से कर दिया गया बंद। बताएंगे भारत लौट आई भारतीय इंडिगो फ्लाइट, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में लगाई आग और अभी भी पूरा संसद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या होगा। जी हाँ, केपी शर्मा ओली तो भाग गए, तो फिर अब नेपाल का क्या होगा। दोस्तों इतना ही नहीं, हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल के वित्त मंत्री और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को प्रदर्शनकारियों ने फिल्मी स्टाइल में लात घूसे बजाए। दोस्तों उचक उचक के कूद के लात घूसे बजाए गए हैं। प्रदर्शन के बीच में प्रदर्शनकारियों ने ये तक शर्म नहीं की कि वो प्रधानमंत्री रहे हैं कभी। खूनम खानी कर दिया गया है दोस्तों नेताओं का पूर्व प्रधानमंत्री को। तो वहीं आपको पूरी कहानी बताएंगे। नेपाली पीएम ओली ने जब सेना प्रमुख से मांगी मदद, तो सैन्य प्रमुख ने क्या कहा, जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों ऐसे मौके पर ओली का साथ नहीं दिया सेना प्रमुख ने, लेकिन क्या कहा वो जानने वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे प्रदर्शनकारी युवाओं ने इस सोशल मीडिया स्टार को कह दिया अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनने के लिए। कौन है वो? तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी जी का जताया आभार। बताएंगे किस लिए और आज क्या होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर। दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के जुनून का बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अमेरिका से बड़ा दोगला देश कोई नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों नेपाल में बीते 2 दिनों में इतना कुछ बदल गया, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि नेपाल में कभी ऐसा हो जाएगा। सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुए आंदोलन में अब तक 20 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, वहीं करीब 300 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच भारी दबाव के बाद पीएम केपी शर्मा ओली ने पद से दे दिया इस्तीफा। 7 मंत्रियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने छोड़ दिया देश। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में पीएम आवास पर कर दिया कब्जा। बता दें इस जेनजी प्रदर्शन के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने के कुछ ही देर में देश भी छोड़ दिया। दोस्तों सबसे बड़ी खबर, वो एक हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए, उनके साथ 7 मंत्री भी मौजूद है। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है कि ओली अपने मंत्रियों के साथ किस देश गए हैं, कहां गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बालूवाटार यानी पीएम आवास पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली भारत नहीं बल्कि दुबई जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये अटकलें आ रही हैं कि केपी शर्मा ओली दुबई के लिए रवाना हुए हैं। पूर्व पीएम ओली के देश से छोड़ने के बाद काठमांडू में सेना ने मंत्रियों के सरकारी आवास खाली कराना शुरू कर दिया है। मंत्रियों को उनके आवास से निकालकर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे शहर में तोड़ फोड़ और आगजनी की घटना को देखते हुए सेना मंत्रियों को सुरक्षित बाहर भेज रही है। इसके अलावा संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं उच्च अधिकारियों को सैन्य छावनियों में सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, उग्र प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भक्तपुर स्थित उनके निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया। आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नाचते हुए जश्न भी मनाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि काफी ज्यादा सेंसिटिव वीडियोस हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी TIA को मंगलवार से पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके चलते कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। हिंसा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपना भारत का इंडिगो फ्लाइट्स भी वापस आ चुका है। दोस्तों नेपाल जाते जाते हवा से ही लौटना पड़ गया इस विमान को। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है वो ये कि इन हिंसक प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को उछल के लात घूसे मारे। दोस्तों गिरा कर मारा है, खूनम खानी कर दिया इनको। बता दें प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा, तो वहीं वित्त मंत्री विष्णु पौडोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा कर पीटा। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें खूनम खून दिखाई दे रहा है। दोस्तों देउबा भी खूनम खानी हो चुके हैं और वित्त
मंत्री भी पूरे तरीके से खूनम खान हो चुके हैं। दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक प्रदर्शनकारी उछलकर उनके सीने पर फिल्मी स्टाइल में लात मार रहा है। प्रदर्शनकारी ये भूल चुके हैं कि ये कभी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इनकी थोड़ी बहुत तो इज्जत करनी चाहिए, थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने इनको इस तरीके से मारा कि आप समझ लीजिए न जाने इन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए कौन सा बड़ा फैसला ले लिया कि इतनी उग्र हो गई नेपाल के युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तक की इज्जत नहीं की। इसी बीच दोस्तों जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जस्ट अभी अभी अपने भारत सरकार ने नागरिकों को नेपाल न जाने की सलाह दी है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों की वजह से भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक हालात नॉर्मल ना हो जाए नेपाल जाने से बचें, और जो भारतीय अभी के हालात में नेपाल में मौजूद हैं उन्हें अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहना चाहिए, सड़कों पर ना निकले और पूरी सावधानी बरतें। साथ ही नेपाल की लोकल अथॉरिटीज और काठमांडू में भारतीय दूतावास की सलाह का पालन करें, और अगर किसी को मदद की आवश्यकता हो तो काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के लिए रवि लामिछाने और काठमांडू के मेयर बालेन शाह के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों जस्ट अभी बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है। बता दें नेपाल में इन एनजीओज ने 48 घंटे में ही सरकार को पलट दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद क्या होगा। दोस्तों प्रदर्शनकारियों ने बहुत बड़ी मांग ये कर दी है कि बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी हाँ, कौन है रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह, जिन्हें अंतरिम पीएम देखना चाहती है नेपाली युवा और ये प्रदर्शनकारी। बता दें बालेंद्र शाह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। उन्होंने रैपर से राजनीति तक का सफर तय किया है। फिलहाल वो काठमांडू के 15वें मेयर हैं। साल 2022 में बालेंद्र शाह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। बालेंद्र शाह को यहाँ पर बालेन के रूप में जाना जाता है। वो युवाओं के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। वो इंजीनियर भी रह चुके हैं। पिछले कुछ वक्त में देश के अंदर वो काफी तेजी से मशहूर हुए हैं। बालेंद्र शाह राजनीति से पहले संगीत की दुनिया में तहलका मचा रहे थे। काठमांडू के अंडरग्राउंड रैपर के रैप के मुकाबले के दौरान उनके गीतों और स्टाइल ने नेपाली युवाओं के बीच काफी मशहूर कर दिया। राजनीति में आने के बाद भी वो संगीत की दुनिया में सक्रिय है। बालेंद्र शाह की पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छी रही है। साथ ही साथ उन्होंने सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी की है। इस तरह उनकी छवि सांस्कृतिक और बौद्धिक दोनों रूप से काफी अच्छी बनी हुई है। अब ऐसे में ये प्रदर्शनकारी युवा दोस्तों बालेंद्र शाह को अभी अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और बड़ी मांग कर दी है। और जिस प्रकार से प्रदर्शनकारियों की इस उग्र हालात को देखकर ओली ने इस्तीफा दिया दोस्तों, ऐसे में अब लग रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों की बात मानी जाएगी और अंतरिम पीएम के लिए बालेंद्र शाह को ही चुनना पड़ेगा। मजबूरी बन चुकी है नेपाल की। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, नेपाली पीएम ओली ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना प्रमुख से मांगी मदद। तो सैन्य प्रमुख ने कहा कि मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले आप इस्तीफा दो। जी हाँ, नेपाल सरकार के कई बड़े मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के आवास पर हुए हमले के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश छोड़ने से पहले नेपाली सेना प्रमुख से बात की। पीएम ओली ने सेना प्रमुख अशोक राज से स्थिति पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाने को कहा। इसके साथ ही देश से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए सेना से मदद मांगी। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस पर सेना प्रमुख ने ओली से पद से इस्तीफा देने को पहले कहा, पहले तुम इस्तीफा दो, उसके बाद हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो भी देश से बाहर निकालने में। जी हाँ, सेना का कहना है कि प्रधानमंत्री के बिना सत्ता छोड़े स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। अगर ओली सत्ता छोड़ देते हैं तो सेना स्थिति पर काबू पाने को तैयार है। दोस्तों आप क्लियरली समझ सकते हैं, ये पूरा का पूरा सीन बांग्लादेश की तरह ही क्रिएट हो चुका है। जैसे बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया था, आग लगा दिया था, प्रधानमंत्री के घर को जला दिया, मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया। सेम टू सेम दोस्तों प्रदर्शनकारी नेपाल में भी यही करते दिखाई दिए हैं। और जब तक ओली ने इस्तीफा नहीं दिया तब तक प्रदर्शनकारी नहीं माने। अब आप ये समझ लीजिए कि नेपाल अब उसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया है जब कभी बांग्लादेश खड़ा हुआ था। और ऐसी स्थिति में देश का विकास रुकना तय माना जाता है। नेपाल की हालत खराब होनी तय मानी जा रही है। इसके पीछे वाकई में ये सोशल मीडिया बैन करना ही मुख्य कारण है या फिर किसी दूसरे देश का इसमें बड़ा हस्तक्षेप है या उसकी बड़ी प्लानिंग है, ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हमारा सवाल आपसे यही है दोस्तों कि सोशल मीडिया बैन करने पर इस प्रकार का इतने बड़े स्तर का प्रदर्शन करना क्या कहीं से कहीं तक सही है? क्या ये प्रदर्शनकारी सही है या फिर सरकार यहाँ पर गलत है या सरकार सही है? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा।
हालांकि खबर यह भी है कि प्रदर्शनकारी शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ओली प्रशासन ने फोर्सेस को उतारकर फोर्सेस को गंभीर तरीके से देखकर गोली मारने का आदेश देकर इस प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र बना दिया। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट भारी मात्रा में कीजिएगा। दोस्तों ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन इसलिए लगाया, ओली सरकार का यह कहना था कि जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, इस पर नेपाल की पूरी जनता उपस्थित है, लेकिन इनके हेल्प सेंटर कहीं पर भी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है वो अपना हेल्प सेंटर नेपाल में खोले, अपना ऑफिस नेपाल में खोले, ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो तो उसके निवारण के लिए लोग ऑफिस जा सके। सोशल मीडिया ने यह बात नहीं मानी और डेडलाइन निकल गई, जिसके बाद ओली सरकार को बैन लगाना पड़ गया, जिसके बाद से युवाओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला और आज नेपाल ने ऐसा रूप ले लिया कि ओली को इस्तीफा देना पड़ गया और अंतरिम सरकार तक की नौबत आ चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को आप सोच और समझ कर अपनी राय अवश्य दीजिएगा जो हमने आपसे सवाल पूछा है, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है इस खबर के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लेकिन वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में, फिलहाल लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इजराइल के साथ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, नेतन्याहू ने पीएम मोदी का जताया आभार, क्यों बता दें। यरूशलेम में रविवार को हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शोक जताने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का आभार जताया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में आतंकवाद को एक ऐसा अभिशाप बताया जो सभी के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ खड़े होने और हम सभी के लिए खतरा बने आतंक के अभिशाप के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को यरूशलेम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के साथ तगड़ा समझौता किया इजराइल ने, जिससे खुश हो गया इजराइल। बता दें, भारत और इजराइल के बीच सोमवार को एक बड़ा समझौता हुआ। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायली वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने इस निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसका मकसद निवेशकों को विश्वास दिलाना, कारोबारी माहौल को और आसान बनाना और दोनों देशों के बीच नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय विनिमय और डिजिटल सेवाओं के व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब तक 765 सांसदों ने डाले हैं वोट और आज शाम तक नतीजे आने के हैं कयास। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया के बीच सुदर्शन रेड्डी के बीच तगड़ी टक्कर है। बीजेडी, बीआरएस और सैड ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। दरअसल बीजेडी के पास 7, बीआरएस के पास 4 और अकाली दल के पास 1 सांसद है। इनके अलावा पंजाब के फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सर्वजीत सिंह खालसा और जेल में बंद अमृतपाल ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ऐसे में कुल मिलाकर 14 सांसद वोट नहीं डालेंगे। इसके बाद 767 सांसद अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें कि अब तक 765 सांसदों ने वोट डाल दिए हैं। दोस्तों हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में ये सारा का सारा दारोमदार ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी इस पर राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा और जब इसका रिजल्ट आ जाए और उस समय अगर आप ये खबर देख रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि कौन हुआ अगला उपराष्ट्रपति। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी, जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा जितना ज्यादा हो सके, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, जहां पर भी आपका अकाउंट हो दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, शेयर अवश्य करिएगा। मिलता है अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।